हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा, जो कि बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 है। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसके पहले जितने भी वीडियोज हमने प्रोवाइड किया है प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। बच्चों क्रम से देखिए, पढ़ाई करिए, है ना। और यदि अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। यदि किसी बच्चे को प्रॉपर नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ दिए जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नोट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आज अपन शुरू करेंगे विद्युत धारा से ही। और विद्युत धारा आप लोगों को पता है कि ये आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे वीडियो बनाते ही समय अचानक कभी कभी लाइट चली जाती है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारे घर में इन्वर्टर है, बैटरी लगी है ना। इन्वर्टर मतलब जो चार्ज करता है, बैटरी जहां पे चार्ज स्टोर होता है ना। तो जब परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा समाप्त हो जाता है, फिर भी इस बैटरी के कारण लाइट आपको, है ना, मिलता रहता है और बोर्ड भी काम करते रहता है, हम भी आपको दिखते रहते हैं क्योंकि बैटरी काम करने लग जाता है। तो भाई चार्ज कहीं ना कहीं बैटरी से पूरे परिपथ में घूमता है, इस बोर्ड तक भी आता है ना। उसी चार्ज के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। यानी समय के साथ कितना चार्ज बह रहा है किसी भी परिपथ में बच्चों, तो वो आपका धारा होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि मान लीजिए आपके घरों तक लाइट कैसे आती है, जहां से उत्पन्न होती हुई होगी उसके माध्यम से, तार के माध्यम से बच्चों आपके घर तक आती है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब उसका कुछ ना कुछ माध्यम होगा। जो आपके घर में करंट आई है, बल्ब जल रहा है, तो उसका ना कुछ ऊर्जा का स्रोत होगा, तो कहीं ना कहीं चला है। तो इसको परिभाषित करने के लिए बढ़िया, है ना, तरीका ढूंढा गया कि भाई आवेश बह रहा है, आवेश बह रहा है, समय के साथ कितना आवेश बहता है वो उसकी धारा होती है। ठीक है बच्चों, धारा की बात करते हैं तो समय के साथ कितना चार्ज बह रहा है उसे हम धारा कहते हैं, जिसका मात्रा क्या होता है बच्चों, एम्पियर। जिसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर। ठीक, ये चीज आप लोगों को पता है। और धारा में बच्चों दिशा का कोई गारंटी नहीं रहता, बदलता भी है और नहीं भी बदलता है ना। जैसे आप लोग देखोगे अभी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, दोनों प्रकार की धाराओं को आज हम पहला लेक्चर लेकर आए हुए हैं और पूरा बेसिक के साथ क्लियर करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप लोगों को अंत तक देखना पड़ेगा बच्चों, तभी चीजें कुछ क्लियर हो पाएगी। फिलहाल यदि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब ये जो धारा है बच्चों, इसके परिमाण एवं दिशा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन सा, एक तो आपका प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा दिष्ट धारा। ठीक है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। जैसे अभी मान लीजिए ये लाइट जल रहा है, डिजिटल बोर्ड भी काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इसको एनर्जी मिल रही है, वो चार्ज के रूप में धारा आ रहा है बच्चों। तो अभी डायरेक्ट करंट है जो कि बाहर से आता है ना, जहां से विद्युत बन रहा है वहां से डायरेक्ट आ रहा है। लेकिन अचानक लाइट चली जाती है, आप देखते हो, तो फिर थोड़ा सा बल्ब मतलब कुछ सेकंड के लिए बंद होता है, फिर जलने लग जाता है क्योंकि बैटरी काम करने लग जाती है। तो बैटरी से जो करंट आता है वो प्यारे बच्चों डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करते हैं जहां से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। जैसे ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, आपको पता है कि 11,000 वोल्ट से, है ना, करंट को ट्रांसफार्मर के माध्यम से कम वोल्टेज किया जाता है, 240 वोल्ट, फिर आपके घरों तक पहुंचाई जाती है। तो वहां से जो करंट आ रहा है, जो आवेश प्रवाह की दर है, वो प्रत्यावर्ती धारा है। लेकिन आप लोगों के घर में एक बैटरी होगी बच्चों, चाहे आप सौर सेल से उसे चार्ज करते हो, चाहे प्रत्यावर्ती धारा से उसे चार्ज करते हो, तो वो बैटरी जब काम करता है तो उसकी डायरेक्ट करंट होती है। छोटे छोटे सेल होते हैं जो घड़ी में प्रयोग किए जाते हैं, वो सीधे डायरेक्ट करंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट किसे कहेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा, बदलाव ना हो, है ना। ठीक है बच्चों, है ना, उसकी दिशा ना बदले, दिशा फिक्स रहे। तो दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत रहती है, दिशा बदलती नहीं है। ठीक है, दिशा बिल्कुल नहीं बदलेगी। यदि मैं इसमें डीप में चलूं तो बहुत गहराई में इसको समझना पड़ेगा। हालांकि दिष्ट धारा जनित अब हट गया है, नहीं तो उस लेक्चर को आप देखे होते तो आज आपको समझ में आता कि किस तरीके से इसका दिशा नियत रहता है, परिमाण बदले या ना बदले। भाई चार्ज की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी उसके मतलब नहीं है, लेकिन दिशा फिक्स रहती है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बच्चों जिसका परिमाण नहीं बदलेगा,
और एक ऐसा भी दिष्ट धारा हो सकता है जिसका परिमाण बदल जाए, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। समदिष्ट धारा, उस दिष्ट धारा को समदिष्ट धारा कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों नियत रहता है। दिशा तो नियत ही रहता है, साथ में परिमाण ना बदले, वो भी नियत रहे, वो समदिष्ट धारा कहलाएगा। लेकिन परिवर्तित दिष्ट धारा की बात करते हैं बच्चों कि जिसका दिशा तो फिक्स है, नहीं बदलेगा, लेकिन परिमाण जो है बदल जाता है बच्चों, लेकिन दिशा नियत रहती है, वो आपका बच्चों क्या कहलाता है? परिवर्तित दिष्ट धारा कहते हैं। जब किसी परिपथ को अचानक जोड़ा या तोड़ा जाता है तो यह धारा क्षण भर के लिए प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, ये तो अपना एक्स्ट्रा कोई मतलब का नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी आप समझो दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब जिसमें दिशा ना बदले। चलिए थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, 5-10 मिनट का समय लगेगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को समय देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आप थोड़ा पहले समझाता हूं कि प्यारे बच्चों यहां पे आपको एक N है और ये आपका S है। ठीक है, और इसके बीच में बच्चों अपन कुंडली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कुंडली लगा देते हैं। इतना आप लोगों को कुंडली लगा देता हूं, और कुंडली लगाने के बाद इसको क्या करता हूं? कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगा बच्चों। तो ये हो गया। ठीक है, ये मैं यहां पे प्रत्यावर्ती धारा समझाने वाला हूं। फिर ये हो गया बच्चों। ठीक, फिर एक और बना देता हूं, यहां पे स्पेस हो जाएगा। ठीक, आ गया। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो आप, थोड़ा सा यदि इसको और खिसका देते हैं। ठीक है, ये लो भाई, ये सब जरूरत पड़ेगा बच्चों। आप लोगों को समय दूंगा भैया, टेंशन नहीं लेना आप लोग। थोड़ा सा देखिए, ये आपके पास N और S है बच्चों। इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इस पे एक क्या लगी रहती है? वलय लगी रहती है, और इसके अंदर से ये जाएगा बच्चों, एक वलय और लगी रहेगी। ठीक है, और इसको फिर अपन जोड़ देंगे एक परिपथ के साथ। ठीक, जैसे मैं कहता हूं बच्चों ये वलय B1 है, ये वलय B1 है, इसका संबंध ये वलय S1 है बच्चों, इसका संबंध एक ब्रूस से लगा रहता है, वो ब्रूस B1 है। ठीक, ये वलय आपका S2 है, इसका ब्रूस क्या होता है? B2 से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है बच्चों? B2 से। ठीक है सर, इतना तो क्लियर है। लेकिन सेम बच्चों कंडीशन ऐसा भी रहता है, सेम कंडीशन ऐसा रहता है कि इसमें भी रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक, सेम कंडीशन रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है। चेंजेस कैसा रहता है कि जैसे मान लीजिए ये हो गया बच्चों, इसमें एक ऐसा रहता है, पूरा वलय नहीं रहता है, ये कटा हुआ भाग रहता है। ठीक ठीक, ये चीज ये लो। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिएगा। मान लीजिए बच्चों ये आपका S1 है, तो ये B1 से जुड़ा रहेगा, और ये मान लीजिए S2 है तो B2 से जुड़ा रहेगा। लेकिन जब यहां पे पहुंचेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। S1 इधर आ जाएगा, ये भला ब्रूस क्या है? B2 है, और ये बच्चों आपका S2 इधर जाएगा, और ये ब्रूस B1 है। तो थोड़ा समझाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। थोड़ा सा समय दे दें बच्चों, क्योंकि मैं चित्र बनाने में भाई थोड़ा सा तो समय लूंगा आप लोगों से। चित्र बिना है ना समय के आपको नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये आर्मेचर कुंडली रहती है, जो कि अपन ठीक है किसी बाह्य माध्यम से इसको घुमाते हैं बच्चों, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बना रहा। ठीक, चलो कोई बात नहीं है, इसको समझिएगा। यदि इस चीज को आप समझ लेंगे तो धारा कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में भी समझ लोगे।
ये होता क्या है बच्चों कि आप सबको पता है कि फैराडे ने क्या बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है सीधा सीधा समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। यानी इस कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसमें प्रेरित धारा की दिशा होगी, उसमें प्रेरित धारा का मान होगा बच्चों। अब आप लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, पढ़ लेना भाई साहब। उन्होंने अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाया कि अंगूठा की दिशा जो है चालक की गति की दिशा को बताए। तो मान लीजिए आपका ये ए बी वाला भाग है, ये बाहर की ओर आता है कुछ इस तरीके से ए बी सी डी, ठीक है। ए बी वाला भाग कुछ आगे की ओर आ रहा है, आगे की ओर आ रहा है बच्चों, और ये चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर बता रहा है। तो इधर धारा की दिशा होगी, ये आप लोगों ने पढ़ा। तो धारा की दिशा कहां से, ए से बी सी, मतलब प्रथम अर्धचक्र में इस तरीके से धारा बह रहा बच्चों, यहां से यहां तक पहुंचा। लेकिन जब ये एक बार पूरा 90 डिग्री घूम जाता है, एक बार 90 डिग्री घूम जाता है, तो इस बार पर बच्चों ये ए यहां हो जाता है, बी यहां हो जाता है, सी यहां हो जाता है, डी यहां हो जाता है। अब इसमें मेन फैक्ट की बात है, समझने की कोशिश करिएगा, फैक्ट की बात है प्यारे बच्चों। दूसरे अर्धचक्र में जब बात करते हैं तो इस बार जो है सी डी इधर आ गया और ए बी इधर आ गया। तो देखना बच्चों, इधर से धारा बही ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहां से आता हुआ B1 से होता हुआ धारा ऐसे चला गया बच्चों, इधर धारा बह गया, ठीक है। अच्छा, ये बलय है, बलय बढ़िया घूमता रहता है, बलय ये कितना भी बार घूमेगा लेकिन बलय छोड़ेगा नहीं। H2 का संबंध B2 से ही बना रहेगा क्योंकि बलय है, पूरा बलय है ना। जैसे गोला गोला ऐसा बच्चों, हम कितने भी बार हाथ को घुमा लेंगे लेकिन ये टच है तो बलय इसको छोड़ेगा नहीं। हाथ भले ही घूमता रहे, हाथ भले ही घूमता रहे, हाथ भले ही घूमता रहे, ऐसा कोई यहाँ पे आकृति नहीं है जिसमें बात करता हूं ऐसा बलय हो जाता और बलय से टच रहता। तो बलय को हम कितने बार भी घुमाएं लेकिन इसको टच करता रहता, वो टच करता ही रहेगा। बलय के साथ ये अपना भैया ये पूरा का पूरा कुंडली जुड़ा है, तो आपका पूरा कुंडली घूमता रहे ना, लेकिन ये ऐसा बलय है कि S2 का संबंध V2 से बना ही रहता है, S1 का संबंध B1 से बना रहता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे समस्या इस बात की है, अब आप लोगों को पता है कि कुंडली तो पूरी 90 डिग्री घूम गई है। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार धारा की दिशा तो बच्चों इस तरीके से होगा, क्योंकि ये घूमता भी उसी तरीके से। ये ऐसा आप लोगों ने पढ़ा कि ये चालक, ये जो आपका CD है बाहर की ओर आएगा, क्योंकि एक बार घूम गया, आधा चक्र घूम गया तो ये बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है सर, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र एन से एस ऐसे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे बच्चों, ऐसे है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो धारा की दिशा इधर D से C B A। अब बच्चों इस बार धारा की दिशा देखिएगा कहां से कहां तक जाएगा, BA, और इस बार फिर आपका B1 से जाएगा। देखो भाई यहां पे आपका ब्रूस है, ब्रूस इस बार धारा की दिशा मेरे बच्चों द्वितीय अर्धचक्र में क्या होगा, यहां पे अपना था B1 से B2 की ओर। हाँ, लेकिन इस बार यहां पे थोड़ा चित्र गड़बड़ है, चित्र मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि भाई AB का संबंध किससे है, AB का संबंध किससे है, AB का संबंध किससे है, S2 का संबंध बच्चों, AB का संबंध किससे है, AB का संबंध किससे है, ध्यान देना, AB का संबंध किससे है, AB का संबंध S2 से है, तो ये B2 से ही बना रहेगा, इसका बदलेगा नहीं, इसका बदलेगा नहीं, ध्यान रखना, इसका बदलेगा नहीं प्यारे बच्चों, इसका बदलेगा नहीं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा भाई। मैं क्या कह रहा हूं कि कितने भी बार घूम जाए, ये कितने भी बार घूम जाए, S2 का संबंध B2 से बना रहेगा, क्योंकि वो सर्पी वाला है, गोल गोल है। एक बार कटा हुआ भाग होता तो बात अलग है, कटा हुआ भाग होता तो बात अलग है, लेकिन वो गोला गोला ऐसा कनेक्शन किया जाता है कि वो ऐसे टच करता रहे, ये हाथ घूमता रहे लेकिन उसको टच करता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा बना देता हूं प्यारे बच्चों। ये अपना मान लीजिए कुंडली है और एक यहां पे बलय है और एक यहां पे बलय है। तो जो बच्चों ये ए का संबंध है, ए का संबंध किससे, ए बी का संबंध किससे था बच्चों, यहां पे इससे था, तो ये इस बार ऐसा हो जाएगा और ये आगे की ओर इससे जुड़ जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरीके से आप ऐसा, ठीक, अब समझ में आया। और यहां पे ब्रूस तो फिक्स था कि ब्रूस अपना क्या था बच्चों, ये अपना ब्रूस यहां पे क्या था B1, तो ब्रूस B1 है, ब्रूस B1 है बच्चों। और यहां पे ब्रूस कैसा है, ब्रूस B2 है, ब्रूस B2 है, और ये भी आपका फिक्स है, ये S2 है और ये S1 है। लेकिन 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 समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या कह रहा हूं वही चीज है कि ये बाहर की ओर आ रहा है,
ठीक है सर, ये बाहर की ओर अंगूठा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर जा रही है, तो धारा की दिशा बच्चों ऊपर, ये डी से इधर चलेगा ए बी, लेकिन इस बार ए बी का संबंध S2 से, तो ये इधर से धारा बहते हुए इस तरीके से नीचे की ओर ऐसे बहने लग जाएगा। इसलिए द्वितीय अर्धचक्र में बच्चों धारा इस तरीके से, इसलिए इसका दिशा परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। अब आप लोगों को लगेगा सर ये कैसे समझ में आ रहा है? वही बच्चा समझ पाएगा जो पुराना लेक्चर देखा होगा। इसमें क्या होगा, ठीक है सर, अभी आप कुंडली और चुंबक के बीच इसको जब गति कराओगे, इस तरीके से गति कराओगे कि नहीं गति कराओगे? कराएंगे सर। जब गति कराएंगे तो मैंने क्या कहा, अंगूठा के दाएं हाथ का नियम, भाई इसको हम बाहर की ओर ला रहे हैं। ये वाला भाग जो है आपका ए बी वाला भाग है, ए बी वाला भाग है, कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। ए बी वाला भाग बाहर आ रहा है, ए बी वाला भाग बाहर आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र N से S, हाँ भाई चुंबकीय क्षेत्र, तो धारा की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो धारा की दिशा A से B बच्चों यहां से आता हुआ B1 से होते हुए ऐसे चला जाएगा। मतलब धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से आपको नजर आई। द्वितीय अर्धचक्र में इस बार बदल जाएगा, क्योंकि अब ये A इधर आ गया, AB इधर आ गया बच्चों, CD इधर आ गया, क्योंकि एक बार तो पूरा 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, ठीक है सर, 90 डिग्री। अब इस बार धारा की दिशा इधर उसी तरीके से इधर घूमेगा। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसका संबंध इस तरीके से होता है, इसका संबंध इस तरीके से होता है कि जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे यहां पे बच्चों S2 है वो B2 से ही जुड़ा रहता है, S2 जो है B2 से ही जुड़ा रहता है, चाहे कितने बार घूमे, क्योंकि उसमें ऐसा बलय रहता है, गोल गोल बलय रहता है। लेकिन ये सर्पी अर्ध बलय होता है बच्चों, आधा कटा हुआ भाग। तो आधा कटा भाग पहले ये जुड़ रहा था और इसके साथ टच है बच्चों, जब ये चेंज होगा तो इधर का इधर और इधर का इधर आ जाएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है कंफ्यूजन, बिल्कुल परेशान ना होना। कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि ये सर सर्पी और अर्धवलय का रीजन क्या है। अब इसको मैंने कहा ये बच्चा अर्धवलय है, इसका संबंध जैसे मैंने कहा था भाई, अब देख लो ना, आप लोग खुद बताओ, ए के साथ कौन सा अर्धवलय है? S2 है सर, तो S2 रहने दो, ठीक है। और D के साथ कौन सा अर्धबलय? S1 हो गया, तो S1 हो गया, ठीक है। ये भी चीज ठीक सर। आगे बात करते हैं, ब्रूस की बात करते हैं, ब्रूस की बात करते हैं, ब्रूस की बात करते हैं। तो ब्रूस तो फिक्स है, वो तो परिपथ में लगा हुआ है, ब्रूस तो फिक्स है। इधर का ब्रूस जो था, इधर का ब्रूस था B1, तो ये B1 हो गया, इधर का ब्रूस B2, तो B2 हो गया। अब समझने की कोशिश करिएगा, मैंने क्या कहा, धारा की दिशा सेम वही है। चालक को हम बाहर की ओर ला रहे हैं इस तरीके से, चालक यानी जो आपका CD है बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, बाहर की ओर जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र N से S, ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र N से S जा रहा है। धारा की दिशा D से C की ओर जा रहा है। अब देखना बच्चों, धारा की दिशा बदली कि नहीं बदली? अब कहोगे सर यहां पे S2 था, S1 कैसे हो गया? अरे समझना भाई, यहां पे S2 था, S1 कैसे हो गया? अरे मैं ये कह रहा हूं AB में S2 जुड़ा है, AB में S2 जुड़ा है, लेकिन आधे बलय होने के कारण वो बलय ऐसे जुड़ा हुआ है। ये पूरा बलय ऐसे जुड़ जाएगा बच्चों, तो बदल जाएगा कि नहीं? देखना ना, थोड़ा समझना, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं। ऐसे बलय है, ठीक है। अब इधर का बलय जब ये घूमेगा तो इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, क्योंकि ये आधा बलय है, आधे बलय है बच्चों। जैसे यहां पे आधा बलय के साथ जुड़ा हुआ है, ये घूम करके ऐसे हो जाएगा, है ना। यदि सर्पी बलय होता तो इस तरीके से घूमता रहता, सर्पी बलय भी घूमता रहता, वो छोड़ता नहीं, है ना। लेकिन ये आधा बलय है तो चेंज हो गया, है ना, तो चेंज हो गया बच्चों। लेकिन धारा की दिशा कैसी होगी? D से C, C से B, B से A आते हुए फिर आपका बच्चों SO इधर B1 से होते हुए इधर चला जाएगा। मतलब यहां भी B1 से होकर जा रहा था, यहां भी B1 से होकर जा रहा था, तो फिर से उसी चक्र में ऐसे चलता जाएगा। तो इसकी परिमाण जो है बच्चों बदल सकती, लेकिन दिशा नहीं बदलती। तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा हो गया, बदलता रहता है ऐसे, लेकिन ये बदलता नहीं बच्चों, इसलिए इसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? बोलो सर समझ में तो बहुत कम आया, लेकिन फिर भी आप एक बार रिवाइज करा दो। देखो ये प्रत्यावर्ती धारा जनित रही है, दिष्ट धारा जनित रही है, सिलेबस से हट चुका है और ये आपके सिलेबस में इसको मैंने कराया भी है, क्योंकि पूरा का चैप्टर भैया प्रत्यावर्ती धारा पे रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। समय लग जाए बात अलग है। देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, देखो फिर से समझना। NS आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कुंडली को हम घुमा रहे हैं, कुंडली को घुमा रहे हैं, कुंडली को इस तरीके से घुमा रहे हैं बच्चों कि कुंडली बाहर की ओर आ रही है, AB वाला भाग बाहर की ओर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र N से S ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये धारा की दिशा, ठीक है सर, धारा की दिशा ऐसे गई, C से D से आई और यहां पे आपका B1 से होते हुए BT की ओर चली गई।
अब देखो मैंने एक चीज यहां पे कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो बलय है मेरे बच्चों, बलय जो है S2 यदि A से जुड़ा है तो यहां भी S2 A से जुड़ा रहेगा, तो मैंने A से S2 को जोड़ रखा है ना। यदि ये वाला घूमेगा तो ये जो सर्पी बलय है, पूरा बलय है, अर्ध बलय नहीं है, पूरा विभक्त बलय की बात नहीं करें, पूरा बलय है, तो ये बलय ही पूरा घूम जाता है, तो ये छोड़ता नहीं है। A जो है S2 को नहीं छोड़ता, वो एकदम जमकर पकड़ा हुआ है। अब बच्चों इसमें जब एक चक्र घूम गया, ऐसे अर्ध चक्र की बात करते हैं, आधा चक्र घूम गया, ऐसा था बच्चों, ये बाहर क्यों जा रहा है, ऐसे आधे चक्र में घूम गया। जब घूम गया बच्चों तो अब जो AB था इधर चला गया, CD इधर आ गया। बाकी तो ये वाले नियम के आधार पर धारा ऐसे ही बहेगा, धारा तो ऐसे ही बहेगा, कमाल तो यहां से है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, धारा ऐसे बहेगा तो A का संबंध इस बार S2 का संबंध यहां से, क्योंकि धारा की दिशा पहले AB से ऐसे था बच्चों, तो इधर से बह रहा था, लेकिन इस बार धारा DC से है, क्योंकि भाई आधा बलत गया ना, मेरे कहने का मतलब 90 डिग्री घूम गया वो। तो अब धारा की दिशा भाई प्रेरण की क्रिया तो सेम होगी, यहां भी, तो कहीं ना कहीं बीच में शून्य हुआ होगा। जब ये पूरा ऐसे हो जाता है तो शून्य हो जाता है। अब बच्चों धारा की दिशा यहां से चल रही है, यहां से चल रही है, इसका संबंध कहां पे, S2 का संबंध इस बार B2 से, S2 का संबंध यहां से हो गए बच्चों, ठीक है। तो ये धारा की दिशा बदल गई, पहले धारा की दिशा B1 से B2 थी, इस बार धारा की B2 से B1 हो गया। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें तो पहले स्टेप में आपने समझ लिया कि इधर ABCD से होकर मतलब B1 से B2 हो गया, लेकिन यहां पे बलय बदल नहीं रहा था, इस पर बलय ही बदल गया, क्योंकि ये विभक्त बलय है, विभक्त बलय। देखो ना बच्चों, यहां पे A के साथ S2 था, ठीक है, S2 था, लेकिन ये घूम करके B1 से जुड़ गया। इसमें ऐसा नहीं होता था, S2 का B2 से S1 का B1, तो यहां भी S2 का B2 से S1 का B1, लेकिन ये पूरा आधा बलय है, ऐसा घूम गया, साला खत्म कहानी, है ना। तो भाई जो S2 A के साथ S2 है वो जाकर के बच्चों B1 के साथ जुड़ गया, पूरा का पूरा ये भाई ऐसे घूम गया, खत्म कहानी। और यदि गोल गोल होता तो भाई टच करता रहता है, ऐसा सिस्टम से ही बनाया जाता है। तो द्वितीय अर्ध चक्र में भी वही धारा की दिशा है और प्रथम अर्ध चक्र में भी वही धारा की दिशा, इस कारण से बच्चों इसकी दिशा बदलती नहीं है। चीजें क्लियर। प्रत्यवर्ती धारा के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों बदलता रहे बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा है। और प्रत्यवर्ती धारा कैसे निकालते हैं, तो इसके पहले हमने जो समझाया इसी में से हम प्रत्यवर्ती धारा निकालते हैं। क्योंकि आपको एक चीज बताया गया, क्या बताया सर आपने, कि यहां से लगातार, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्योंकि ये घूमता है और घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स जो होता है BA cos थीटा। क्या होता है बच्चों, VA cos थीटा। अब यदि मान लीजिए कोणीय वेग ओमेगा है प्यारे बच्चों, यदि कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय वेग ओमेगा है, तो कोणीय वेग क्या कहलाता है, समय के साथ कोणीय विस्थापन, है ना। तो थीटा बराबर बच्चों, इससे थीटा बराबर आपका आ जाएगा ओमेगा टी। क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा टी। तो यहां पर आप फाई रख दे, है ना, कितना हो जाएगा VA cos ओमेगा टी। ठीक है सर, इतना क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सीधा सीधा समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के, सीधा सीधा समानुपाती होता है डी फाई बी अपान डी टी, यही तो होता है ना बच्चों। या हम ऐसा लिख सकते हैं सीधा सीधा प्रेरण के नियम से, क्या लिख सकते हो सर, यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां पे ये लिख सकते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है माइनस फेरों की संख्या n है बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा डी फाई बी अपान डी टी। ठीक है सर, ये भी हमने पढ़ा है फैराडे के द्वितीय नियम से। अब इसको वैल्यू बच्चों फाई बी का मान हमने निकाल ही दिया है, फाई बी का मान कितना है, तो माइनस एन रहने दो, डी अपान डी टी। फाई बी का मान कितना है प्यारे बच्चों, वी ए कॉस थीटा, वी ए कॉस थीटा ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, बी ए को बाहर ले लो तो माइनस एन बी ए आ गया। ठीक है, फिर डी अपान डी टी, ओमेगा टी का अवकलन, कॉस ओमेगा टी का अवकलन, कॉस ओमेगा टी का अवकलन, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा कांस्टेंट है बच्चों, तो ओमेगा का भी एक बार अवकलन, यानी ओमेगा टी का अवकलन होगा, टी का एक हो जाएगा, कांस्टेंट है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। यानी हमारे पास आ चुका है विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस एन बी ए,
फिर माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये चीज निकल कर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत? देखना, इसको अपन शिखर, विद्युत वाहक बल का शिखर मान ऐसा कह सकते हैं बच्चों, साइन ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा एन बी ए ओमेगा को एक नियतांक के रूप में मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? एक नियतांक। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने समझा? ठीक है, अच्छा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट और। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता बच्चों? आई आर, या I बराबर कह दो तो V बटा आर। इसी को हम लिख सकते हैं I बराबर फिर बच्चों E बटा आर, यही तो कह सकते हैं। ठीक है, ठीक सर, तो E का मान कितना, विद्युत वाहक बल का मान कितना है? एप्सिलॉन नॉट ओमेगा टी साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ये चीज अपन ने करा दिया है, इसलिए बार बार वही चीज नहीं कर रहे हैं। इसको बच्चों I बराबर, इसको हम I नॉट दे दें और साइन ओमेगा टी। इस तरीके से आपका एक फार्मूला जनरेट हो जाता है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा समीकरण के नाम से जानते हैं। और इसे भी अपन ने कराया है, बड़े प्यार से कराया है, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। ठीक है बच्चों, पहली बात हमने कहा कि यहां पे बच्चों जैसे कुंडली को घुमाएंगे, कुंडली को घुमाएंगे, लगातार घुमाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ कोणीय वेग होगा बच्चों, थीटा का मान होगा, जिस कारण कोणीय विस्थापन थीटा हो गया। तो कोणीय वेग ओमेगा निकालेंगे, तो कोणीय विस्थापन बटे समय होता है, तो यहां से हम थीटा का मान निकाल करके यहां पे रख देंगे बच्चों। अब फैराडे का द्वितीय नियम आपने पढ़ी है कि जो विद्युत वाहक बल है टोटल फ्लक्स मंदता के समानुपाती होता है। 5e का मान हमने रखा बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए को बाहर ले लिया, कॉस ओमेगा का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का अवकलन है बच्चों डी अपॉन डी टी के सापेक्ष अवकलन, कॉस ओमेगा टी का अवकलन माइनस साइन ओमेगा टी, कांस्टेंट होने के कारण ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों अपना ये वैल्यू आ गया, इसका मान ई नॉट रख दिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल है ई, जो इसका शिखर मान है बच्चों, जैसे आई आपका धारा है लेकिन अधिकतम धारा आई नॉट हो गया बच्चों। ठीक है, तो बाकी ओम के नियम से आप लोगों को क्लियर हो ही गया। इससे बच्चों परिणामी वोल्टता की बात करेंगे समीकरण, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ही आप लोग कर सकते हो, ऐसे आप लोग कर सकते हो फिर बच्चों, सिंपल है। ठीक, चलिए, तो प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसके परिमाण दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। मतलब फिर बच्चों आप लोगों ने ऐसा देखा कैसे बदलता बच्चों, ये सुरंग गर्त के रूप में चलता रहता है। और उम्मीद करता हूं पुराना लेक्चर जरूर देखे होंगे। और इसका जो है बच्चों I बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये चीज आप लोगों ने है ना समझ ही लिया है। कुछ है नहीं भाई, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है किसी भी चीज को समझने से पहले। तो ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं बच्चों वोल्टता के लिए। तो वोल्टता किसी भी क्षण पर दो सिरों के बीच कितना विभवांतर है वो वोल्टता कहलाएगा, जिसको हम V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे बच्चों? साइन ओमेगा टी से। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर AC वोल्टता यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता कहलाता है। ठीक है बच्चों, जिसे निम्न समीकरण से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपना समीकरण भी आ चुका है, चीजें क्लियर है, कुछ है नहीं इसमें भाई। आयाम या शिखर मान, जैसे बच्चों आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि इस तरीके से बच्चों आपका सुरंग गर्त के रूप में चलता है। ठीक है, अपना दिशा बदलता रहता है। तो आयाम का मतलब होता है तो अधिकतम ऊंचाई, या तो अधिकतम ऊंचाई, सुरंग की अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, सुरंग की अधिकतम ऊंचाई या तो गर्त की अधिकतम गहराई ही बच्चों किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहलाता है। ठीक है, अधिकतम आयाम, अधिकतम मान प्रत्यावर्ती धारा की किसी भी दिशा में अधिकतम मान, चाहे ऊपर की बात करें चाहे नीचे, अधिकतम जो मान होगा बच्चों वही आपका क्या कहलाएगा? आयाम या शिखर कहलाएगा। दूसरा चीज बोला गया है
कि आवर्तकाल एक बार बच्चों, एक बार पूरा कंपन करने में जितना समय लगता है, जहां पे जो समय लगेगा बच्चों वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के एक पूर्ण चक्र में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, जिसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? कैपिटल टी। यानी प्रत्यावर्ती धारा में एक पूर्ण चक्र करने में जो समय लगता है उसे उसका हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति एक सेकंड में कितने बार कंपन कर लेता है, एक सेकंड में कितने बार कंपन कर लेता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में कितने बार कंपन कर लेता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। बताओ भाई, आज का पहला क्लास है लेकिन बहुत कुछ सीख रहे हो आप लोग। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध, वैसे आप लोगों को आवर्तकाल बराबर कितना होता है ये पता होगा। आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब होता है, देखो बच्चों, टोटल कितना कोण घूमता है एक बार में 360, और कोणीय वेग कितना होता है? ओमेगा, ठीक है। तो ये आपका आवर्तकाल होता है। जैसे आप लोग देखते हो ना बच्चों, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यही तो होता है, दूरी बटे समय। और समय तो निकालना है, तो जब समय निकालना है आवर्तकाल, तो दूरी कितना, पूरा दूरी 2 पाई घूमता है, और वेग कितना, कोणीय वेग ओमेगा है बच्चों, कोणीय वेग कितना? ओमेगा है। इस आधार पर निकालते हैं, ठीक। तो इसलिए ये आप लोगों को आवर्तकाल का फार्मूला पता होना चाहिए। आवर्तकाल का फार्मूला पता होना चाहिए कि टी बराबर होता है 2 पाई अपान ओमेगा, ठीक। किसी को दिक्कत? ये फार्मूला कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बन जाएगा ना बच्चों, ठीक है कि नहीं बनेगा? बोले सर बन जाएगा। इसके बाद आवृत्ति और आवर्तकाल में टी बराबर या ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है बच्चों। देखो, जो आपका आवृत्ति होता है ना, वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है बच्चों। जो आवृत्ति होता है, जो म्यू होता है, वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। 1/t एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जो आपका बच्चों आवृत्ति होता है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम होता है। तो आवर्तकाल कितना है? 2 पाई अपान ओमेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? न्यू बराबर 1/2 पाई अपान ओमेगा। पहले बच्चों यदि हम बात करें तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई, ठीक। ओमेगा अपान 2 पाई आ जाएगा। तो बच्चों ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। ये आप लोगों को फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक। ये चीज, तो ये 2 फार्मूले आपको जरूरत पड़ेंगे और हमेशा पढ़ते रहेंगे। इस चैप्टर में हर जगह हम पढ़ते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज का कुछ बेसिक क्लास आपको समझ में आया। और आखिरी में प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, एनसीईआरटी में अंतर नहीं दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी भाई दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा पूरा पढ़ ही रहे हो तो कहीं ना कहीं 2 नंबर में अंतर पूछ देगा, तो फिर कहोगे सर किताब में नहीं दिया है। आजकल एमपी बोर्ड में ऐसे ही रहते हैं कि शॉर्टकट में एक छोटा सा टॉपिक दे दिया, उसी को घुमा फिरा करके 4 नंबर में दे देता है। फिर आप लोग कहते रहो कि भैया हमसे ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, तो ये गलत बात है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और परिमाण बदलता रहता है, आप लोगों को पता है। ये चीज आप लोग बड़े गौर से पढ़ लिए हैं कि प्रत्यावर्ती की धारा दिशा दोनों परिमाण बदलेगा बच्चों, परिमाण भी दिशा भी। लेकिन दिष्ट धारा में दिशा तो बिल्कुल कभी नहीं बदल सकती, दिशा नियत रहेगी, फिक्स है बच्चों। आप लोगों को बताया गया जैसे मैंने बताया, किंतु परिमाण जो है बदल सकता है, ठीक। प्रत्यावर्ती में ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है क्योंकि बच्चों इसमें धारा का मान बदलता है, इसलिए इसको हम, है ना, जैसे प्रत्यावर्ती धारा में जो हाई वोल्टेज है उसको कम वोल्टेज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जो दिष्ट धारा होता है इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग विद्युत लेपन में नहीं करते, विद्युत लेपन में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते बच्चों, लेकिन दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत लेपन में कर सकते हैं। विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन भाई जो दिष्ट धारा होता है इसका विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो मापन यंत्र है बच्चों, इसको मापते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा को, वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा को कभी टच नहीं करना, नहीं तो भगवान के घर बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। यानी जो बिजली से आती है करंट ना बच्चों, खंबे से जो आपके घर में करंट आती है वो बहुत खतरनाक होता है,
ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए घर की बैटरी सेल छोटे छोटे, तो उसमें उतना करंट नहीं रहता, झटका तो लगता है लेकिन उतना नहीं रहता। तो थोड़ा सा प्रत्यावर्ती धारा से बिल्कुल हमेशा बच के रहें, क्योंकि वो खतरनाक होता है। इस तरीके से आज का क्लास हमारा खत्म होता है। और शुरू में ही बता दिया था कि जिस बच्चे को नोट चाहिए तो 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। कांटेक्ट करें, कॉल कर सकते हैं, खाली समय में जरूर रिसीव करता हूं। और बच्चों नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।